हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिराकल चैनल में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यानी सॉलिड स्टेट से लेकर केमिकल काइनेटिक्स। आपको चैप्टर नंबर 4 तक VVI न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और चूँकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और अगर आप डेली लाइव स्ट्रीम डेली लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप सुबह 9 बजे मॉर्निंग डेली लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सोडियम धातु BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई A बराबर 4.29 एंगस्ट्रम दिया है। तो कह रहा है कि सोडियम धातु की रेडियस क्या होगी। सोडियम धातु की रेडियस क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेडियस और आर में यानी कि रेडियस आर और आपको कोर की लंबाई जिसकी हम ए कहते हैं उसके बीच क्या रिलेशन होता है, ये होता है। यानी आर बराबर √3a/4 रिलेशन होता है, जहाँ आर आपको रेडियस है, ए क्या है, एज लेंथ है यानी कोर की लंबाई है। ठीक है, तो √3 हो गया /4 और आपको ए की वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू दिया है 4.29 एंगस्ट्रम। 4.29 एंगस्ट्रम दिया है, यानी कि √3/4 मल्टीपल 4.29 एंगस्ट्रम। इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1.86 एंगस्ट्रम, यानी कि 1 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 1.86 एंगस्ट्रम। यानी कि आर बराबर आपको √3a/4 था और √3a की वैल्यू आपको दे दिया था 4.29 एंगस्ट्रम और /4। इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 1.86 एंगस्ट्रम। यानी कि 1 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि तत्वों X तथा Y से निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जहां वायु परमाणु घन के कोनों पर है और जबकि X फलकों पर स्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या हो सकता है। यौगिक का सूत्र क्या हो सकता है, इसके लिए सोच करें आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। एक क्या हो गया, आपको SCC की आपको स्ट्रक्चर है, SCC की क्या है, आपको स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है आपको कि एक एक एटम घन के कॉर्नर पर है। तो कॉर्नर पर कितने होते हैं एटम, 8 एटम हो गए। कॉर्नर पर कितने एटम हैं, 8 एटम हो गए। तो 8 का 1/8 आपको पार्टिसिपेट होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ बोला है कि X फलकों पर है, तो इसमें फलक कितने होते हैं, फलक आपको 6 होते हैं। और 6 फलक यानी कि फलक जो है आपको 1/2 से रिलेटेड होता है, 1/2 से रिलेटेड होता है और कॉर्नर वाला 1/8 से। तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 या 6, कितना हो जाएगा 3, यानी 1 और 3 आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है। क्या रहा है आपको 1 क्या बोला है कि जहाँ वायु परमाणु घन के कोने पर उपस्थित है जबकि X फलकों पर उपस्थित है। जहाँ वायु परमाणु घन के कोने पर, तो घन के कोने पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 का 1/8 कितना हुआ, 8 का 1/8 कितना हुआ, आपको 1 हुआ। और बोला है कि X जो है फलकों पर उपस्थित है, तो फलक कितना होता है जी, 6 होता है और आपको 1/2 रिलेटेड होता है आपको ईच पार्टिकल्स, ईच एटम। तो यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, तो ए हो गया X, ए हो गया Y, यानी हो जाएगा XY3 यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, XY3। 2 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, C, XY3। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा XY3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आयनिक पदार्थ फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका की कोर की लंबाई 508 pm है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी।
एक आयनिक पदार्थ फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका के कोर की लंबाई 508 pm है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी। तो इस तरह आप देखेंगे R पॉजिटिव दे दिया है, R पॉजिटिव आपको दे दिया है 110 pm, R पॉजिटिव कितना दिया है 110 pm, और आपको कोर की लंबाई A दिया है, कोर की लंबाई कितना दिया है आपको 508 दिया है, 508 pm दिया है। तो क्या पूछ रहा है R नेगेटिव, क्या पूछ रहा है R नेगेटिव पूछ रहा है। तो फार्मूले क्या अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे A/2 बराबर R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। ये आपको रिलेशन है धनायन ऋणायन के लिए और एज लेंथ के लिए, क्योंकि R बराबर होता है R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। तो A/2 तो हो जाएगा 508/2, यहाँ से होगा R पॉजिटिव कितना है 110 है प्लस R नेगेटिव, ठीक है। तो 508/2 को आप क्या करेंगे, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा आपको 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ से हो जाएगा 2 पचे 10, 2 चौको 8, 254 आ जाएगा। तो 254 यहाँ पर जाएगा 254 बराबर आपको आ जाएगा 110 प्लस R नेगेटिव। तो R नेगेटिव हो जाएगा 254 माइनस 110, कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको D, 3 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा D, 144 pm, कितना हो जाएगा 144 pm। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि दो आयन A पॉजिटिव तथा B नेगेटिव की त्रिज्या क्रमशः 1.5 एंगस्ट्रम तथा 2.06 एंगस्ट्रम है, 2.06 एंगस्ट्रम है। यौगिक के रवै में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यौगिक के रवै में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपको बतानी है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपको बतानी है। तो मैंने बताया था अगर रेडियस रेशियो अगर आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव, क्या होती है R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव, R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव। तो यहाँ से आप निकालेंगे रेडियस रेशियो, R बराबर R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 151, डिसिमल हटा दिए हम, यहाँ से 206। इसको जब आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आपको आ जाएगा 0.733। तो इसका रेंज क्या है 0.733, रेंज क्या है 0.733 जो है वह आपको, ठीक है, इतना से लेकर 1 के रेंज में है, इतना से लेकर 1 के रेंज में है। तो इस कंडीशन में आपको कोऑर्डिनेशन कितना होता है 8 होता है। इस कंडीशन में आपको कोऑर्डिनेशन कितना होता है 8 होता है। मैंने आपको बताया था कि किस कंडीशन में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है आपको 0.732 के से लेकर 1 के बीच में आ रही है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमने रेंज बता दिया है। तो 4 की ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी D। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन BCC स्ट्रक्चर इज, नंबर ऑफ एटम इन BCC स्ट्रक्चर, यानी कि BCC स्ट्रक्चर में आपको एटम कितने होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा BCC में Z बराबर कितने होते हैं 2 होते हैं, वहीं SCC के लिए Z बराबर कितने होते हैं 1 होते हैं, वहीं FCC के लिए कितने होते हैं आपको Z बराबर 4 होते हैं, याद रख लेंगे। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A, 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A 2 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि तरंग दैर्घ्य 1.54 एंगस्ट्रम वाले एक्स किरण के एक किरणपुंज के सरल घनीय प्रकार के रवे के तल से प्रथम कोटि का परिवर्तन 11.29 कोण के पर होता है,
तो एकक कोशिका की लंबाई ज्ञात करें, एकक कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात करें। तो कैसे सोचा करेंगे, तो मैंने इसके बाद बताया था कि इसकी तरंग लंबाई यानी कि लेमडा आपको दिया है 1.54 एंगस्ट्रम, ठीक है, एंगस्ट्रम। और यहाँ पर बोला है कि परावर्तन का क्रम क्या है, n, तो n बराबर 1। मैंने बताया था कि अगर प्रथम क्रम का हो तो n बराबर 1 होगा। और आपको थीटा जो है, थीटा दिया है 11.29 डिग्री, थीटा बराबर दिया है 11.29 डिग्री। और तो पूछ रहा है आपको इसकी कोर की लंबाई क्या होगी। इस एकक कोशिका की लंबाई की गणना करें, ठीक है, एकक कोशिका की लंबाई की गणना करें। तो कैसे आप सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम डी निकालेंगे, यानी कि डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमने बताया था कि ब्रैकेट सिंपल होता है एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। एन लेमडा बराबर क्या होता है, 2d साइन थीटा। लेमडा आपको पता है 1, एन बराबर आपको 1 है, लेमडा कितना है 1.54 एंगस्ट्रम है, 1.54 एंगस्ट्रम है। 2d नहीं पता है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 11.29 डिग्री, 11.29 डिग्री। तो आप वैल्यू भरेंगे, मैंने आपको बताया था कि साइन 11.29 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमने आपको बताया था 0.199 होती है, ठीक है। तो सबका सलूशन आप पुट करेंगे और सलूशन करेंगे तो आपको जो डी की वैल्यू है, ठीक है, जो डी की वैल्यू है वो आप सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। और डी की वैल्यू जैसे निकल जाएगी तो यहाँ पर एक देखेंगे, यहाँ पर आपको तल भी दिया था, हमने छोड़ दिया था तल। इसका कितना दिया था आपको, तल दिया था 111, तल आपको दिया था 111, जिसके क्या कहते हैं, उसको मिलर अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलर अंक कहते हैं। तो मिलर अंक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर ए बाई, ठीक है, डी बराबर ए बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस, ठीक है, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा लंबा है कि डी बराबर होता है ए बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू के साथ ए की वैल्यू, और यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, कितना है √3 आ जाएगा। यानी कि डी बराबर हो जाएगा ए बट्टा √3, और डी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से हम भर देंगे, यानी कि ए बराबर हो जाएगा √3 इंटू डी, √3 इंटू डी। और डी की जो वैल्यू आएगी वहाँ पर आप क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। और पुट करने के बाद एंगस्ट्रम को आप सेंटीमीटर में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। एक एंगस्ट्रम बराबर आप याद कर लेंगे, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻8 cm, ठीक है। तो पूरा वैल्यू आप पुट करने के बाद यहाँ पर पुट कर लेंगे, आपको आ जाएगा 6.373 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 6.373 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर आपको आ जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको छूट गया था, यहाँ पर आपको तल दिया था, यहाँ पर जो रवे का जो तल था, सतह था, वो मिलर अंक आपको 111 दिया था, जिसको हमने नहीं लिखा है, ठीक है, इसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 500 ml NaOH सोल्यूशन कंटेन 2 ग्राम NaOH, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। यानी कि 500 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में आपको 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन।
यानी कि इसकी मोलारता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? मोलारता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है आपको ग्राम में मास बटा एटॉमिक मास। तो ग्राम में मास कितना है आपको? 2 है। और जो आपको NaOH है, NaOH की कितनी होती है? 40 होती है। NaOH की मोल मास कितना होता है? 40 होते हैं। तो हो जाएगा 1/20। 1 कितना हो गया? 20। अब आपसे पूछ रहा है मोलारिटी। क्या पूछ रहा है? मोलारिटी। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है? विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। तो 500 बटा लीटर में चेंज कर कितना है? 1000। विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। तो इसको जब आप सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1/20 इंटू 1000 बटा 500। तो इससे कटेगा 4, 4 से कट जाएगा 5, 1/5, 1/5 और 1/5 का सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 0.2। 0.2 यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर सॉरी कितना हो जाएगा? 4। फिर से आप सोल्यूशन कर लेंगे, कहीं मिस्टेक हुआ है। आपको 2 ग्राम डीजल दिया है। तो 2 ग्राम जब डीजल दिया था तो हो गया विलेय की मोलों की संख्या 2 बाई, और ये हो गया NaOH कितना होता है? Na का 23, 16 और 17। तो 40 तो ठीक है। विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। तो हो जाएगा 500 बटा 1000। क्लियर है? अब इसको हम क्या करते हैं? चेंज कर देते। हो जाएगा 2/40 गुणे 1000 बट्टा 500। 500 से कट जाएगा 2 मर्त में। ठीक है, 500 से कट जाएगा 2 मर्त में। ठीक है, और 2 से 1 कट जाएगा आपको कितने मर्त में? 20 मर्त में 1/10 आएगा। सही है, 1/10 आएगा। और 1/10 का सोच सकते हैं 0.1 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.1 मोलर। यानी 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 7 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, 0.1 मोलर। यानी कि मोलारिटी बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बट्टा बिलियन का आयतन लीटर। उस सोच आप भरेंगे तो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 500 ग्राम जल में घुला है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 500 ग्राम जल में घुला है। तो घोल की मोलालता क्या होगी? घोल की मोलालता क्या होगी? सेम क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर हो जाता है कि सबसे पहले क्या निकालेंगे? विलेय की मोल निकालेंगे। विलेय का क्या निकालेंगे? विलेय की मोलों की संख्या निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम में मास। तो ग्राम में मास आपका है 5.85 ग्राम में मास बट्टा मोलिक्यूलर मास। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मोलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 58.5। ठीक है, 58.5। ये हो गया विलेय की मोलों की संख्या। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा 1 kg विलायक। तो आपको 1000 हो गया और आपको ये हो गया 500। ठीक है, इसको जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 0.2। आंसर कितना आएगा? 0.2। इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर आने वाला है 0.2। यानी 8 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 0.2 मोलर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 1 लीटर H2SO4 घोल जिसमें 4.9 ग्राम H2SO4 है तो नॉर्मलिटी क्या होगी? 1 लीटर H2SO4 घोल में जिसमें 4.9 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है तो आपको उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? सामान्यता क्या होगी? तो हमने आपको बताया था सामान्यता बराबर, क्या बताया था? सामान्यता बराबर हमने आपको बताया था कि विलेय का भार ग्राम में, ठीक है, विलेय का भार ग्राम में बटा उसका विलेय का इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इंटू बिलियन का आयतन,
इंटू बिलियन का आयतन, ये हमने फार्मूला बताया था कि सामान्यता बराबर क्या होता है, सामान्यता बराबर विलेय का भार बट्टा विलेय का ग्राम समतुल्य भार इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर देखेंगे H2SO4 है, H2SO4 आपको क्या है, एसिड है। तो एसिड का जब आप क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो मोलिक्यूलर मास बट्टा विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या, H2SO4 का जब समतुल्य भार निकालेंगे तो होता है अणु भार बट्टा विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ कितनी है, 2 है, तो हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि हो गया आपको ग्राम इक्विवेलेंटेड 49। तो फॉर्मूला है विलेय का भार बट्टा ग्राम इक्विवेलेंट वेट इंटू बिलियन का आयतन लीटर में कितना है, 1 है। तो ये 49 से 49 कट जाएगा, बचेगा आपको कितना, 1 बचेगा आपको आंसर कितना, 1। और चूंकि आपको 4.9 है तो ये हो जाएगा 10, तो 1/10 और हो जाएगा 0.1 नॉर्मल। ठीक है, चूंकि 4.9 था तो हमने डेसिमल हटा दिया तो हो जाएगा नीचे 10, 0.1 नॉर्मल, यानी कि 9 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। फार्मूला याद कर लेंगे, समानता बराबर, फार्मूला याद करेंगे, नॉर्मलिटी बराबर विलेय का भार बट्टा विलेय का ग्राम इक्विवेलेंट वेट गुणे बिलियन का आयतन। ये फार्मूला याद रख लेंगे कि नॉर्मलिटी बराबर विलेय का भार बट्टा विलेय का ग्राम समतुल्य भार गुणे आयतन। तो हो जाएगा 9 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1.89 ग्राम सुक्रोज जल में 250 ग्राम जल में घुला है, तो जल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। जल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 10 में है कि 189 ग्राम ग्लूकोज 250 ग्राम जल में घुला है, तो जल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है जिसके बारे में पूछेगा उसका मोल, ठीक है, जिसके बारे में पूछेगा उसका मोल बट्टा बिलियन का मोल, ठीक है, बिलियन का मोल, ये आपको फार्मूला होता है। ठीक है, जिसके बारे में पूछेगा उसका मोल बट्टा बिलियन का मोल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको निकालेंगे दोनों का। 189 ग्राम ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज आपको दिया है C6H12O6, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, 12 छके 72, और ये हो जाएगा आपको 12 और 16 छके 96। मोलिकुलर मास निकाल कितना हो जाएगा, 6 2 8 10, 0 हाथ में 1, 9 1 10, 10 7 17 1 18, 180 हो गया। ठीक है, मोलिकुलर मास 180 हो गया। तो आपको ग्लूकोज का विलेय कितना होगा, ग्लूकोज का विलेय की मोल संख्या कितना हो जाएगा, तो ग्राम में मास बट्टा मोलिकुलर मास कितना हो गया ग्लूकोज का। ठीक है, और आपको जल का, तो जल का हो जाएगा 250 बट्टा, और जल का मोलिकुलर मास कितना होता है आपको 18 होता है। ठीक है, तो इसका भी मोल निकाल लेंगे, इसका भी मोल निकालेंगे। ठीक है, तो फार्मूला लगाएंगे जल का मोल फ्रैक्शन XH2O, जल का मोल फ्रैक्शन बराबर, तो जल के मोलों की संख्या, ठीक है, जल के मोलों की संख्या, तो हो जाएगा जल के मोलों की संख्या बट्टा ग्लूकोज की मोलों की संख्या C6H12O6, ग्लूकोज की मोलों की संख्या बटा फिर जल के मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जल के मोल कितना आया, फिर ग्लूकोज का मोल कितना आया, फिर जल का मोल कितना आया, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.93, यानी 10 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, C 0.93, यानी कि मोल फ्रैक्शन। अगर आपको जल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका फ्रैक्शन निकालना है, जल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो फार्मूला हो जाएगा जल का मोल, ठीक है, जल का मोल बट्टा बिलियन का मोल,
तो विलयन का मोल में आपको दो चीज़ है, एक क्या है, एक ग्लूकोज है और एक क्या है आपको जल है। तो दोनों को आपको मोल निकाल कर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी 0.93 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया है कि 300 ml 0.5 मोलर NaOH में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन आपको 0.2 मोलर हो जाए। 300 ml 0.5 मोलर NaOH में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन 0.2 मोलर हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे इसके लिए सबसे क्या किया जाता है, आपको फार्मूला लगाएंगे M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, M1V1 बराबर M2V2। M1 कितना है, 300 है। ठीक है, सॉरी M1 आपको 0.5 में है, ऐसे लिखेंगे M1V1 बराबर M2V2। इस तरह का क्वेश्चन का ऐसे फार्मूला लगाएंगे। तो M1 आपको है 0.5, V1 कितना है 300, M2 आपको दिया है 0.2 और V2 नहीं पता है। तो इस कंडीशन में आप V2 निकालेंगे, जब इसका सोल्यूशन करेंगे कितना आ जाएगा, 750 आएगा। कितना आएगा, 750 आ जाएगा। कह रहे कितना और मिला है, तो 300 पहले से है, 300 पहले से है, 750 आया है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 450। कितना होगा, 450। इसलिए 11 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। 11 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी 450 ml। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 2 लीटर विलयन में 2 लीटर विलयन में 100 ग्राम NaOH विलय है, तो इसकी सामान्यता क्या होगी। 2 लीटर विलयन में 100 ग्राम NaOH विलय है, तो इसकी सामान्यता क्या होगी। हमने अभी बताया था सामान्यता की फार्मूला क्या होती है, विलय का भार ग्राम में। तो विलय का भार ग्राम में आपको तो दे दिया है 100, विलय का भार आपको ग्राम में दे दिया है 100। ठीक है, अब कहता है NaOH का समतुल्य भार। तो NaOH का समतुल्य भार क्या होता है, 40 बट्टा और आपको विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड आयन, तो 1 हो गया, 1 है, और इनटू आपको कितना हो गया, विलयन का आयतन लीटर में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 100/80 आएगा। कितना, 100/80 आएगा, और 100/80 को आप डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा, 1.25 नॉर्मल। तो यानी कि 12 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी 1.25 नॉर्मल। 1.25 नॉर्मल 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आप याद रख लेंगे NaOH जो है आपको क्षार है। क्षार का समतुल्य भार अगर निकाला जाता है, क्षार का समतुल्य भार निकाला जाता है, तो फार्मूला होता है इसका मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है, 40, और बट्टा विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 1 है, इसलिए 1 लगेगा, तो 40 का 40 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलेंगे कि MgOH ट्वाइस की समतुल्य भार क्या है। MgOH ट्वाइस की आपको समतुल्य भार क्या है। ऑप्शन ए में है 29, बी में है 28, सी में है 58, डी में है 24। तो हमने अभी बताया MgOH ट्वाइस की क्या करेंगे, आपको पहले मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आएगा। कितना आएगा, 58। अब हमने बताया कि 58 हो गया, और विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड आयन, तो विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड आयन कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 29। कितना आ जाएगा, 29। यानी 13 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। 13 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं कि 24 ग्राम Mg कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑक्सीजन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। 24 ग्राम Mg कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 24 ग्राम मैग्नीशियम जो है 16 ग्राम से संयोग करता है। तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है 24/16, और 16 ऑक्सीजन का जब ये तो हो जाएगा 8, ऑक्सीजन का दिया रहेगा तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको ऑक्सीजन हो जाए तो 8 हो गया 2,
ये हो जाएगा 12। ठीक है, इसके लिए फार्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब आपको धातु जो है ऑक्सीजन से संयोग करता है तो होता है धातु का भार बटा ऑक्सीजन का भार इंटू 8। ठीक है, धातु का भार बटा ऑक्सीजन का भार इंटू 8 फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, आपको हो जाएगा धातु का समतुल्य भार निकल जाएगा, तो हो जाएगा कितना आ जाएगा 12। कितना आएगा 12, तो 14 का ऑप्शन में हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। 0.2 मोलर CH3COOH विलयन की नॉर्मलिटी क्या होगी। 0.2 मोलर CH3COOH विलयन की नॉर्मलिटी क्या होगी तो 0.2 मोलर। अब यहाँ पर देखेंगे नॉर्मलिटी बराबर होता है, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलारता गुणे, ठीक है, मोलारता गुणे अम्ल की क्षारीयता। मोलारता गुणे अम्ल की क्षारीयता, नॉर्मलिटी बराबर मोलारता गुणे अम्ल की क्षारीयता। तो मोलारता कितना दिया है 0.2 दिया है। ठीक है, और अम्ल की क्षारीयता का मतलब इसमें आपको हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें आपको 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0.8 यानी कि हो जाएगा 15 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा बी 0.8। 15 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा बी, कितना हो जाएगा बी 0.8। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे कि किसी अपघट्ट के 0.01 नॉर्मल विलयन का प्रतिरोध 100 ओम 298 केल्विन पर है तो ज्ञात करें। चालकता ज्ञात करनी है, क्या करनी है चालकता ज्ञात करनी। किसी अपघट्ट के 0.01 नॉर्मल विलयन का प्रतिरोध 100 ओम 298 केल्विन पर है तो ज्ञात करें चालकता क्या होगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि किसी अपघट्ट के 0.01 नॉर्मल विलयन का प्रतिरोध 100 ओम है 298 केल्विन पर तो इसकी चालकता क्या होगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पता है चालकता बराबर क्या होती है। चालकता बराबर क्या होती है, रुकिए क्वेश्चन आपको ये तो लेफ्ट कर गया। चालकता बराबर क्या होती है, चालकता बराबर होती है आपको C बराबर होती है 1/r। C बराबर क्या होती है 1/r, तो 1 और r की वैल्यू कितनी है 100। r की वैल्यू कितनी है 100। 100 को तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। और चूंकि ओम का उल्टा क्या होता है प्रति ओम, ओम का उल्टा क्या होता है प्रति ओम, इसलिए 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 16 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए। सी बराबर चालकता बराबर क्या होता है 1 प्रतिरोध, तो सी बराबर क्या होगा 1/r 1/100 और 100 को आप तोड़ेंगे ऊपर पावर में चलेगा तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्न सेल के EMF की गणना करें। निम्न सेल के EMF की गणना करें जिसमें आपको कॉपर और कॉपर प्लस का वैल्यू दिया है और सिल्वर प्लस की वैल्यू दे दिया है। इसकी आपको क्या करनी है EMF पता करनी है। क्या करनी है EMF पता करनी है। तो EMF निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था लेक्चर में कि आपको EMF निकालने के लिए फार्मूला क्या होती है E बराबर, आपको फार्मूला क्या होती है E बराबर क्या होती है आपको E0 - 0.059/2 लॉग और दोनों आपको सोल्यूशन की क्या कॉन्सेंट्रेशन, दोनों सोल्यूशन की क्या लगानी पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो चलिए हम देख, चलिए तो क्वेश्चन आपको 17 का दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पर EMF की गणना करने हैं जिसमें आपको कॉपर पॉजिटिव बाई कॉपर की वैल्यू दे दिया है 0.34 वोल्ट और E0 इसका दे दिया है Ag प्लस बाई Ag आपको 0.80 वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको E0 निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी E0 निकालनी पड़ती है। E0 की वैल्यू क्या होती है, E0 की वैल्यू क्या होती है आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आपको लेक्चर में बताया था E0 बराबर आपको होती है
0.80 माइनस जो आपको यह है 0.34। ठीक है, इससे आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो हो जाएगा आपको 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, 0.46 यहाँ से आया है, आपको 0.46 आया हुआ है। तो इतना ही नहीं आपको आंसर, तो आपको 0.46 ही आएगा, लेकिन और आपको आगे चलनी पड़ेगी। कितना चलनी पड़ेगी, और आपको आगे चलनी पड़ेगी, 0.46 नहीं आएगा। तो ये आपको ई नॉट हो गया। ठीक है, ई नॉट बराबर आपको पढ़ा होंगे, ई दाएँ माइनस ई बाएँ आप पढ़े होंगे, दाएँ बाएँ आप पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो इसकी EMF की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो के अंदर आप जाकर देख लेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आपको इसकी फार्मूला क्या होती है। तो हमने आपको बताया, यहाँ पे हो गया ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होती है ई नोट की फार्मूला जान लेंगे। ई नॉट बराबर होती है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट कैथोड। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस आपको हो जाती है ई नॉट एनोड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.80 माइनस 0.34। इतना सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपको आया 0.46 वोल्ट। क्लियर है। अब इतना निकालने के बाद आपको एक फार्मूली होती है जिसको अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी फार्मूली है, तो फार्मूले आपको है ई सेल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर होता है ई नॉट। ठीक है, ई नॉट माइनस 0.0591। ठीक है, बाई, ठीक है, बाई एन क्या होती है, बाई एन होती है, क्या होती है, बाई एन होती है। और उसके बाद से आप वहाँ पर लॉग लगा लेंगे। क्या बताया हमने, आपको बताया था, ध्यान से देख लेंगे। ई सेल बराबर होती है, ई सेल बराबर होती है ई नॉट माइनस 0 पॉइंट देख लेंगे थोड़ा 0.59 बाई एन। ठीक है, लॉग हो जाएगा। और उसके बाद से दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन बाई, यानी कि लॉग Cu प्लस बाई Ag प्लस, लॉग के बाद ये लगा लेंगे। उसके बाद से आप क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे तो ई नॉट आपको आया था 0.46। ठीक है, माइनस 0.059। और कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, कॉपर की वैलेंसी आपको 2 होती है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया लॉग, यहाँ पे क्या हो गया लॉग। ठीक है, और कॉपर की आपकी, कॉपर प्लस का इक्विवेलेंस कितना दिया था, कॉपर प्लस का दिया था 0.1। ठीक है, यहाँ पर 0.1 दिया है और इसका भी दिया है 0.1। ठीक है, दोनों का कट जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर बड़ा लंबा हो रहा है, स्क्रीन पर बड़ा लंबा हो रहा है, उसको हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। और तो हो जाएगा 17 का आपको आंसर नंबर ए आ जाएगा। 17 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर ए आएगा 0.43 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया 17 का ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ से क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। क्योंकि स्क्रीन पर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन, फिर उसके बाद हो जाएगा लॉग कॉपर की जो आयन है बाई Ag की जो आयन है। ठीक है, इतना आप पुट कर लेंगे। ई नॉट हमने निकाल कर दिखाया था,
ई कैथोड माइनस ई एनोड वोल्ट वहीं से घटा देंगे और यहाँ पर टोटल पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.43 वोल्ट। यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया है, जो CU प्लस की सोल्यूशन इतना दिया है और Ag की सोल्यूशन जो इतना दिया है, और आपको N के जगह पर वैलेंसी लिखनी थी। N की वैलेंसी कितनी है 2, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। तो यहाँ पर N के जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि 0.25 एम्पियर विद्युत धारा 1 घंटा तक कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। 0.25 एम्पियर 0.25 एम्पियर विद्युत धारा 1 घंटा तक, कितना घंटा तक 1 घंटा तक प्रवाहित किया जाए, 1 घंटा तक प्रवाहित किया जाए तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना आपको कॉपर निक्षेपित होगा। इसके लिए सोल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखेंगे आपको आई दे दिया है एम्पियर, आई कितना दिया है 0.25, टाइम दिया है 1 घंटा, तो 1 घंटा को बदल देंगे सेकेंड में कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। टाइम को सेकेंड में बदलने कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। और यहाँ पर कॉपर की आपको मोलर मास कितनी होती है, कॉपर की मोलर मास कितनी होती है 63 होती है। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। इतना आप राइट कर लेंगे, इतना आप राइट कर लेंगे। उसके बाद एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला से कौन सा बताया था, W बराबर यानी निक्षेपित मात्रा बराबर होता है AIT। क्या होता है AIT बटा NF। इस फार्मूले की आप लोग याद कर लेंगे। ये आपको AIT बटा NF, AIT बटा NF है, फैराडे के नियम से निकला हुआ है। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपको एम्पियर इतना दिया है, ठीक है। A की वैल्यू आपको 63 दिया था। A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू 63 दिया था। A की वैल्यू कितना दिया था 63। A की मतलब कॉपर की एटॉमिक मास, कॉपर की एटॉमिक मास A की वैल्यू 63, I की वैल्यू 0.2 एम्पियर, T की वैल्यू 3600, N की वैल्यू 2 और F की वैल्यू फैराड के उधर क्या था 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब। पाँचों की वैल्यू क्या करेंगे आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सोल्यूशन करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.296 ग्राम, 0.296 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 96,500 कूलम्ब विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना मुक्त करता है। 96,500 कूलम्ब विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना मुक्त करता है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आपसे आए तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉपर की जो क्या होती है, कॉपर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसके वैलेंसी में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, उसके वैलेंसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। लगभग आपको इतना आंसर आएगा 31.76 ग्राम कॉपर, ठीक है। चूँकि आपको टोटल कूलम्ब दे दिया है 96,500 कूलम्ब टोटल दिया है, तो उस समय में आप कॉपर की एटॉमिक मास में उसकी वैलेंसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, उसकी वैलेंसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा आपको 31.76 ग्राम कॉपर लगभग, यानी कि 19 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि दिए गए सेल प्रतिक्रिया के लिए सेल दर्शाएं, दिए गए सेल प्रतिक्रिया के लिए सेल दर्शाएं। तो यहाँ पर Zn और H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2, तो यहाँ पर जिंक का जिंक के सॉल्यूशन के साथ और H2 का H2 के सॉल्यूशन के साथ होता है। जब भी यहाँ पर कोई गैस रहता है तो गैस के चलते आपको PT लगा लिया जाता है। आप याद कर लेंगे, जब भी कोई गैस हो तो गैस के चलते आपको वहाँ पर PT लगा लिया जाता है। और जिंक है, जिंक के सॉल्यूशन के साथ लिखा जाता है, जिंक का जिंक के सॉल्यूशन के साथ, और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के सॉल्यूशन के साथ लिखा जाता है। लेकिन जब भी आपको गैस मिलेगा वहाँ पर PT लगा लेंगे। 20 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि कॉपर धातु FCC जालक में रवाकृत होता है, कॉपर धातु FCC जालक में रवाकृत होता है
इसके एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, इसके एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई आपको 3 एंगस्ट्रम दिया है। कितना दिया है? 3 एंगस्ट्रम दिया है। तो कॉपर आयन की त्रिज्या क्या होगी? यानी इसके कोर की लंबाई ए जो है 3 एंगस्ट्रम दे दिया। कितना दिया है? 3 एंगस्ट्रम। तो कह रहा है इसकी रेडियस क्या होगी। तो चूँकि यहाँ पर देखेंगे कॉपर FCC में है, इस पर हमने न्यूमेरिकल बताया था कि कॉपर जब क्या है FCC में है, तो FCC में जब होती है तो इसकी रेडियस और एज लेंथ, रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है? √2/4a। √2/4a जब FCC में हो तो इसका रिलेशन होता है r बराबर √2a/4। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा √2a की वैल्यू कितना है? 3 एंगस्ट्रम और यहाँ पर कितना हो गया? 4। √2 × 3/4 और √2 की वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे। √2 की वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे तो कितना आएगा? √2 की वैल्यू होता है लगभग 1.414 मल्टीपल ए की वैल्यू कितना है? 3 एंगस्ट्रम है। कितना है? 3 एंगस्ट्रम है। और यहाँ पर आपको क्या आया था? 4 आया था। जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आ जाएगा 21 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी। 1.06 एंगस्ट्रम, 1.06 एंगस्ट्रम, 1.06 एंगस्ट्रम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका आप सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 20% पूरा होने में 10 मिनट लगता है तो इस प्रतिक्रिया के वेग स्थिरांक क्या है? किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 20% पूरा होने के लिए 10 मिनट लगता है तो इस प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? देखिए यहाँ पर आपको दे दिया है, हम मानेंगे कोई भी आपको मात्रा होती है 100 होती है, कितना परसेंट? जितना परसेंट पूरा होने में उसको लगाते हैं हम 20। ठीक है, और टाइम जो आपको दिया है 10 मिनट दिया है। क्या दिया है? टाइम जो है 10 मिनट दिया है। तो उस कंडीशन में आपको वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है 1/t। ठीक है, के बराबर क्या होता है? 1/t। और ऐसे कर लेंगे, आप यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। के बराबर होता है 0.693/t log a/a-x। ठीक है, के बराबर होता है 0.693/t। यहाँ से फिर से देख लेंगे, कुछ डाउट हो रही है तो पूरा जब आप सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पर क्वेश्चन को पुट करेंगे, तो आपको सॉल्यूशन करने पर आपको ए के जगह पर आपको क्या भरना है? 100 भरना है। एक्स के जगह पर क्या भरना है? 20 भरना है। एक्स पे क्या करना है? 20 भरना है। टोटल आपको हमने जो फार्मूला बताया, क्या फार्मूला बताया? के बराबर 2.303/t log a/a-x। इस फार्मूले पे आप टोटल क्या करेंगे? पुट करेंगे। और टोटल पुट करने के बाद आपको सॉल्यूशन आने वाला है, ये आपको 22 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। 22 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी आपको हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे कि यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान 5.5 × 10⁻14 सेकेंड -1 है तो इस अभिक्रिया के लिए टी हाफ की गणना क्या होगी? यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान 5.5 × 10⁻14 सेकेंड है तो इस अभिक्रिया के लिए टी हाफ की गणना क्या होगी? मैंने बताया था टी हाफ बराबर क्या होता है? टी हाफ बराबर होता है 0.693/k, 0.693/k। तो आपको के की वैल्यू दे दिया है। के की वैल्यू कितना दिया है? के की वैल्यू दिया है 5.5 × 10⁻14, 10⁻14 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप पुट करेंगे टी हाफ बराबर 0.693/5.5 × 10⁻14। ठीक है,
इसको आप सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 30, 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि के बराबर इतना है तो कोटि क्या होगी। यदि के बराबर इतना है तो कोटि क्या होगी, आप कुछ भी ध्यान न दें। ये देखेंगे यह यूनिट किस चीज़ का है, यह यूनिट किसका है, द्वितीय कोटि का यूनिट है। किसका है, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया के लिए क्या है, यूनिट है। इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 2। 24 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। मोल माइनस लीटर मोल, मीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड आपको किसकी यूनिट होती है, आपको द्वितीय कोटि की होती है, इसलिए आपकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या है, हमने बताया था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होता है आपको 0.693/K। 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 0.693/A। चलिए 26 में चलते हैं। 26 में दिया है Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है। Na2O में सोडियम कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है, तो Na2O में सोडियम कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होती है, 4 होती है, यानी 26 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट BCC घन की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है। BCC घन की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है, तो BCC घन की कोऑर्डिनेशन संख्या आपको होती है 8। कितनी होती है, 8। 27 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। 27 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। 27 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट BCC जालक में फ्री स्पेस का कितना प्रतिशत होता है। BCC जालक में फ्री स्पेस का आपको 32% होता है। वहीं अगर आपको क्या पूछे, संकुलन क्षमता पूछे, संकुलन क्षमता पूछे तो 100 में से 32 को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अगर आपको संकुलन क्षमता पूछे तो 100 में से 32 को माइनस कर सकते हैं, लेकिन फ्री स्पेस पूछ रहा है तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिख रहा है कौन सी सांद्रता इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, तो आपको होती है मोललता। क्या होती है, मोललता। 29 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। सांद्रण ताप से इकाई से स्वतंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। इनमें कौन सा हाइड्रोक्साइड जल में अविलीय होता है। इनमें कौन सा हाइड्रोक्साइड जल में अविलीय होता है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है आपको जल में अविलीय होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। 30 का ऑप्शन नंबर ए। 33 में चलते हैं। 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलयन की मोलरता क्या होगी। तो हमने बताया मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम में भार बटा मोलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू आपको बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो 31 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 31 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी, 0.5 मोलर। 32 में है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 40 दिन है, तो इसकी औसत आयु क्या होगी। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 40 दिन है, तो इसकी औसत आयु क्या होगी, आप देख लेंगे रिलेशन। औसत आयु क्या होता है, औसत आयु बराबर 1.44 गुणे अर्ध आयु, 1.44 गुणे अर्ध आयु, 1.44 गुणे अर्ध आयु। एक फार्मूला आप याद कर लेंगे, 1.44 गुणे अर्ध आयु 57.6 हो जाएगा। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। औसत आयु बराबर होता है 1.44 गुणे आपको अर्ध आयु, तो 57.6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि दर स्थिरांक की इकाई निम्न ताप पर निर्भर करती है। दर स्थिरांक की इकाई निम्न ताप पर निर्भर करती है। दर स्थिरांक की इकाई आपको ऑर्डर पर निर्भर करती है, कोटि पर निर्भर करती है। 33 का ऑप्शन में हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा डी। 34 में कह रहा है यदि अभिक्रिया का वेग इतना हो तो कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि के मान निकालने के लिए हमने बताया था इसके पावर को जोड़ दिया जाता है, पावर को जोड़ दिया जाता है। कितना हो जाएगा, 3। 34 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। 34 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट 35 में इनमें कौन आर्हेनियस समीकरण है। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी आपको आर्हेनियस इक्वेशन है। ये रहा आपको VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसी तरह का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं कि वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और अभी तक आप वीडियो को पूरा
नहीं वॉच किए हैं, वॉच तो कर ही लिए होंगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, वेलकम।